कौन से ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो दोनों में कॉमन है, कौन से ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो दोनों में नहीं है। तो ज्यादातर आपको वो चीजें याद रखनी है जो एक में तो हो दूसरे में ना हो। उसके साथ हमें देखना है जी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसमें हम डिस्कस करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, और साथ हम देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कॉम्पोजिशन, साथ हम देखेंगे जी फंक्शंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके साथ हमें डिस्कस करना है जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साथ हमें आज ही डिस्कस करना है राइबोसोम्स, और साथ हमें आज ही डिस्कस करना है जी गोल्जी अपरेटस। तो ये जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट्स, ये सारी वो वाली बातें होंगी जो आपके यूएचएस के सिलेबस में गिवन है। सो हम यूएचएस के सिलेबस को फॉलो करके आपको जो है वो क्या कर रहे हैं, लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं। सो आज जो पहला हमारा टॉपिक है इसका वो है जी माइक्रोस्कोप। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं विद माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप, अब माइक्रोस्कोप को पढ़ने से पहले आपको यह पता होना चाहिए व्हाई वी यूज माइक्रोस्कोप। सो उससे पहले आपको याद रखिएगा एक टर्म आनी चाहिए, और वो टर्म होती है हमारे पास रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई। सो ह्यूमन आई जो है कैन डिफरेंशिएट बिटवीन 2 पॉइंट्स which are 1 mm apart। तो स्टूडेंट अगर कोई दो पॉइंट जो है वो इतने दूर है, तो इन दो पॉइंट्स के दरमियान हमारी आई जो है वो क्लियरली क्या कर सकती है, डिफरेंशिएट कर सकती है इफ दे आर 1 mm अपार्ट। लेकिन अगर डिस्टेंस उससे भी कम है तो हमारी आई उसको आसानी के साथ ऑब्जर्व नहीं कर सकती। तब हमें क्या करना पड़ता है, तब हमें माइक्रोस्कोप को क्या करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है। सो रेजोल्यूशन की बिहाफ पर अगर तो ऐसा है कि आपकी नेकेड आई इजीली उसे ऑब्जर्व कर रही है, दैट्स वेरी गुड। लेकिन अगर ऐसा है यू आर अनएबल टू ऑब्जर्व दैट बाय योर यूजिंग योर नेकेड आई, तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, आपको माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ती है। अब माइक्रोस्कोप में हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप करती है एनलार्ज, मेकिंग enlarge image of a minute object। तो एक चीज बहुत ही ज्यादा छोटी है, उस छोटी चीज को बहुत बड़ा करके दिखाने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। सो इसलिए माइक्रोस्कोप को यूज किया जाता है। हम पढ़ रहे हैं सेल, सेल तो बहुत ही छोटा होता है। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ योर बॉडी, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर बॉडी। तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए हमें फिर क्या यूज करना पड़ती है, माइक्रोस्कोप, क्योंकि हम अपनी नेकेड आई से उसको नहीं ऑब्जर्व कर सकते। तो जब हम माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं ऑब्जर्व करने के लिए उस छोटी ऑब्जेक्ट को, तो हमें देखना होगा कि माइक्रोस्कोप है कितनी तरह की। तो माइक्रोस्कोप्स हमारे पास दो तरह की होती है। एक को आप बोलते हो लाइट माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप, और एक को हम क्या बोलते हैं, एक को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सो ये दो माइक्रोस्कोप हैं जो हम क्या करते हैं जी, यूज करते हैं टू ऑब्जर्व अ टाइनी ऑब्जेक्ट। अब जरा गौर कीजिए, एक तरफ लाइट माइक्रोस्कोप है, एक तरफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, तो क्या इनमें किसी किस्म का कोई डिफरेंस है? डेफिनेटली बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जो लाइट माइक्रोस्कोप है ये तो आपने अक्सर देखी है अपनी लैब्स के अंदर, आप यूजुअली यूज करते हो, आप आसानी के साथ उसे कैरी भी कर लेते हो और लैब्स में बड़ी आसानी के साथ उसे क्या करते हो, यूज भी कर लेते हो। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होती है एक मैसिव ऑब्जेक्ट है जिसको कैरी करना जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल है। बहुत बड़ा इसका क्या होता है, सेटअप होता है, और बड़े स्पेशल जो बंदे होते हैं जो हाईली क्वालिफाइड होते हैं, हाईली स्किल्ड होते हैं, वही इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। और साथ स्पेसिफिक कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर साथ क्या किए जाते हैं, अटैच किए जाते हैं। सो आइए जी जरा अगर हम इनमें डिफरेंस में जाएं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आपके सिलेबस के मुताबिक जो मेजर डिफरेंस है वो आपको पता होने चाहिए। एक तरफ मैं लिखता हूं जी लाइट माइक्रोस्कोप और दूसरी तरफ मैं लिखता हूं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और हम इन दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं।
तो क्या क्या पॉइंट्स आपको इनके कंपैरिजन में पता होने चाहिए? नंबर 1, याद रखिएगा लाइट माइक्रोस्कोप में क्या होगा, बीम ऑफ लाइट इज यूज्ड। तो यहां पे क्या होता है, बीम ऑफ लाइट को यूज किया जाता है। और अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को, तो यहां पे क्या होगा, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज यूज्ड हियर। तो पहला डिफरेंस इनमें क्या हो गया, एक में बीम ऑफ लाइट यूज की जा रही है और एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन दूसरे में यूज की जा रही है। नेक्स्ट आपको यह पता होना चाहिए कि इनकी रेजोल्यूशन पावर कितनी है। रेजोल्यूशन पावर अगर मैं पहले की आऊं, रेजोल्यूशन पावर विद रिस्पेक्ट टू लाइट माइक्रोस्कोप, तो ये होती है जी आपके पास 2 माइक्रोमीटर। और अगर मैं रेजोल्यूशन पावर देखूं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, सो इट विल बी 224 एंगस्ट्रॉम। ठीक है जी, तो बहुत ज्यादा है इसकी। अगर हम देखें मैग्निफिकेशन पावर, मैग्निफिकेशन ये क्या होती है ये भी बताता हूं। मैग्निफिकेशन पावर को अगर हम ऑब्जर्व करें, तो जो मैग्निफिकेशन पावर है लाइट माइक्रोस्कोप की, वो होती है जी 500 कैपिटल X। X स्टैंड्स फॉर टाइम्स, so 500x स्टैंड्स फॉर 500 टाइम्स, यानी ये 500 गुना बड़ा करके दिखाती है। और अगर मैं बात करूं इसकी कि जी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की क्या है, सो इसकी जो मैग्निफिकेशन पावर है वो है जी 250,000 यानी 2.5 लाख x। ये तकरीबन 2.5 लाख गुना बड़ा करके चीज को क्या करती दिखाती है। सो मैग्निफिकेशन स्टैंड्स फॉर बड़ा करके दिखाना, इनलार्ज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सो मैग्निफिकेशन पावर स्टैंड्स फॉर किसी चीज को बड़ा करके दिखाना, जो उसका एपरेंट साइज है वो बड़ा करके दिखाया जाए, ना कि एक्चुअल साइज। उसके लिए हम क्या करते हैं, मैग्निफिकेशन पावर का वर्ड यूज करते हैं। अगर मुझे फाइंड आउट करनी है जी मैग्निफिकेशन पावर, तो वो किस तरह आइडेंटिफाई की जाती है, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है एमडीकैट के लिहाज से। अब ये किस तरह फाइंड आउट की जा सकती है, तो याद रखिएगा एक सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन पावर होती है वो इज इक्वल टू आकुलर पावर ऑफ आकुलर लेंस मल्टीप्लाई पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। याद रखिएगा जो आप लाइट माइक्रोस्कोप यूज कर रहे हैं इन योर लैब्स, तो जहां पर आंख रखकर आप ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, बेसिकली वो क्या होता है, वो आकुलर लेंस होता है। और जहां पर आपने ऑब्जेक्ट रखी होती है स्टेज के ऊपर जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, उसके पास जो लेंस होते हैं उन्हें ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। और उनके ऊपर आपने देखा होगा अक्सर वैल्यू लिखी होती है, डिजिट्स लिखे होते हैं। मिसाल के तौर पर आकुलर लेंस में अगर आप देखें तो वहां पर लिखा होता है 5x, या उस पर लिखा होता है सपोज कीजिए 10x। और जो पावर ऑब्जेक्टिव लेंस है, पावर ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होती है, ऑब्जेक्टिव लेंस वो होता है जो आपके पास क्या है, माइक्रोस्कोप के बिल्कुल ऑब्जेक्ट के पास है। अब वहां पे अक्सर लिखा होता है, सपोज कीजिए मैं कहता हूं जी वहां पे आप देखा होगा लिखा होगा 40x, या लिखा होगा 50x, या लिखा होता है 60x। तो ये जो हमारे पास उसके ऊपर लिखा होता है वो उसकी क्या होती है, पावर। अब मुझे मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करनी है। मैग्निफिकेशन मीन चीज को वो कितना बड़ा करके दिखाएगी, तो आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग देम। पॉइंट स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई। मैं इनको अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो पहले वाले का क्या आएगा आंसर, मेरे पास 200x स्टैंड्स फॉर ये 200 गुना बड़ा करके इस चीज को क्या करेगा, मुझे दिखा देगा। और अगर मैं नीचे वाली चीज में आऊं तो लिखा हुआ है 10x 50x, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा 500x। इट मीन दैट मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूं चीज वो 500 गुना बड़ी करके दिखाई जा रही है। इसे बोलते हैं मैग्निफिकेशन पावर, कि कितना बड़ा करके उस चीज को
ऑब्जर्व करवाया जा रहा है। तो इस तरह हमारे पास पहला हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ जो कि था माइक्रोस्कोप से रिलेटेड। आइए जरा नेक्स्ट हम चलते हैं सेल। तो सेल हमारे पास दो तरह के हैं, वो जो एनिमल में होंगे और एक वो जो हमारे पास प्लांट में होंगे। तो हमें यहां पे अब जो नेक्स्ट कंपैरिजन करना है वो करना है एनिमल और प्लांट सेल का कंपैरिजन। सो आइए जी, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कंपैरिजन बिटवीन एनिमल एंड प्लांट, एनिमल्स एंड प्लांट सेल्स। तो अब इस कंपैरिजन में हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, बड़े गौर से सुनिएगा। एक तरफ मैं लिखता हूं प्लांट सेल और एक तरफ हम लिखते हैं एनिमल सेल। ये लीजिए जी, एनिमल सेल्स। अब इन दोनों का हमने कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन में जो फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे जी विद रिस्पेक्ट टू सेल वॉल। तो इसके लिहाज से हमें पता होना चाहिए। फिर जो दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो विद रिस्पेक्ट टू शेप, ये हो गया। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट हमें मालूम होना चाहिए वो होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रियूल, सेंट्रियूल। फिर हमें जो नेक्स्ट पॉइंट पता होना चाहिए वो होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूल, वैक्यूल। उसके बाद जो हमें नेक्स्ट पॉइंट पता होना चाहिए वो होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है जी। उसके बाद जो नेक्स्ट हमें पता होना चाहिए वो होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ग्लाइऑक्सीसोम, ऑक्सीसोम। और उसके बाद जो नेक्स्ट हमें पता होना चाहिए वो होना चाहिए जी विद रिस्पेक्ट टू लाइजोसोम, लाइजोसोम। आइए जी, ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जिनके लिहाज से हमें मालूम होना चाहिए कि क्या क्या डिफरेंस है एनिमल और प्लांट सेल के अंदर। अगर मैं जाऊं विद रिस्पेक्ट टू सेल वॉल तो याद रखिएगा ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, ये एनिमल सेल में नहीं होती। तो पहला तो आपको क्लियर कट ये मालूम होना चाहिए कि कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो प्लांट में है, कौन सा एनिमल में नहीं है। तो सेल वॉल हमारे पास प्लांट सेल में है, ये एनिमल सेल में नहीं होती। नेक्स्ट अगर मैं शेप की बात करूं तो आपने अक्सर देखी होगी जो प्लांट की शेप है वो ऑलमोस्ट रेक्टेंगुलर होती है और ऑलमोस्ट ये फिक्स होती है, रेक्टेंगुलर होगी और फिक्स होगी। जबकि हमारे पास अगर एनिमल सेल्स में देखें तो मोस्टली ये ओवल होती है, लेकिन फिर भी ये चेंजेबल भी हो सकती है। जरूरी नहीं ऐसा ही हो कि हमेशा ये क्या रहे, फिक्स ही रहे, ये चेंज हो सकती है। अगर हम आए विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रियूल तो जनरली याद रखिएगा प्लांट में सेंट्रियूल नहीं होते। हाँ, आपकी बुक में एक वर्ड लिखा हुआ है ओनली प्रेजेंट इन लोअर प्लांट्स, मीन दैट क्लेमेडोमोनास वगैरह के अंदर जो थे, जो अर्ली ब्रायोफाइट्स वगैरह थे उनके अंदर हैं, लेकिन जो डोमिनेंट प्लांट हैं उनके अंदर ये बिल्कुल भी नहीं है। तो आपने ये पॉइंट इस तरह याद रखना है कि सेंट्रियूल जो है वो नहीं होते प्लांट्स के अंदर। बहुत एक्सेप्शनल केस है जिनमें हो, तो एक्सेप्शनल केस को हम कभी भी जो है वो कोड नहीं करते। तो यहां मैंने कहा सेंट्रियूल जो है वो प्लांट सेल में है नहीं है, जबकि एनिमल सेल में वो होता है। अगर हम वैक्यूल की बात करें तो वैक्यूल याद रखिएगा प्लांट सेल में होते हैं लार्ज एंड वन, सिर्फ एक ही होता है और बहुत बड़ा होता है। और याद रखिएगा इसने सेल का ऑलमोस्ट 90% हिस्सा क्या किया होता है, कवर किया होता है। और इसके इतने ज्यादा बड़े होने की वजह से बाकी सारे स्ट्रक्चर जो है वो साइडों पे पड़े होते हैं। लेकिन अगर मैं एनिमल सेल में आऊं तो वो होते हैं जी मैनी एंड स्मॉल। तो ये चीज क्लियर हुई। अब नेक्स्ट हम चलते हैं जी क्लोरोप्लास्ट की तरफ। तो याद रखिएगा क्लोरोप्लास्ट ओनली प्रेजेंट इन प्लांट। इसी की बेस पे तो वो क्या कर रहे होते हैं, फोटोसिंथेसिस। आपने पढ़ा था क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। तो ये जो है क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट या जो है क्लोरोप्लास्ट, ये तीनों जो है वो प्लास्टिड की टाइप्स होती हैं। तो हमारे पास जो क्लोरोप्लास्ट है, प्लास्टिड का
पार्ट जिसमें ग्रीन क्लोरोफिल होता है वो क्या करता है जी, फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। सो क्लोरोप्लास्ट ओनली प्रेजेंट इन प्लांट, याद रखिएगा। और एनिमल के केस में ये हमारे पास नहीं होता। ग्लाइऑक्सिसोम की तरफ आते हैं तो ग्लाइऑक्सिसोम हमारे पास क्या होती है, वो होती है जी इन प्लांट ओनली। और इसका काम क्या होता है, सीड की स्टेज में जो फूड रिजर्व होती है फैट की फॉर्म में, उसको किस में कन्वर्ट किया जाए, कार्बोहाइड्रेट पे कन्वर्ट किया जाए। जबकि एनिमल के केस में ये नहीं होता। लाइसोसोम की अगर हम बात करें तो मोस्टली ये नहीं होता, तो नहीं होता। लेकिन एक्सेप्शनल केस यहां पे भी है, फ्यू प्लांट्स हैं जिनमें इसको ऑब्जर्व किया गया है। मिसाल के तौर पे इंसेक्टिवोरस प्लांट जो हैं उनमें काफी हद तक हम कह सकते हैं कि ये होता है, अदरवाइज लाइसोसोम नहीं होता। बहुत एक्सेप्शनल केस है कि प्लांट्स में हो। एनिमल केस में तो ये कंफर्म होता है, क्योंकि इसी की बेस पे तो प्लांट क्या कर रहे होते हैं, एनिमल क्या कर रहे होते हैं, डाइजेशन का प्रोसेस परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ये कुछ जो थे हमारे पास कंपैरिजन के पॉइंट आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं। इसके अलावा बाकी स्ट्रक्चर मैं इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि वो दोनों तरफ होते हैं। मैं माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूं दोनों तरफ होगा, गोल्गी apparatus की बात करूं दोनों तरफ होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करूं दोनों तरफ होगा, साइटोस्केलेटन की बात करूं दोनों तरफ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करूं दोनों तरफ है। तो वो पॉइंट जो है वो डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। जो मेन पॉइंट बनते हैं वो आपको मालूम होने चाहिए कि ये जो है इन दोनों के दरमियान जो है वो किस में कौन सा स्ट्रक्चर है, कौन सा स्ट्रक्चर नहीं है। तो ये आपके पास कंपैरिजन वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट स्ट्रक्चर को, और वो है हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे आप सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी याद करते हो। अब जरा देखिएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अगर मैं चलूं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए मैं एक बड़ा आसान सा लफ्ज ये भी लिख सकता हूं कि इट इज ऑल अबाउट इन्वेलप ऑफ सेल। तो असल में ये सेल का क्या होता है, एक इन्वेलप होता है जो उसकी प्रॉपर क्या कर रहा होता है, कवरिंग कर रहा होता है, उसको बाउंड किए हुए है ताकि उसे एक स्पेसिफिक क्या दी जाए, शेप दी जाए। ओके जी, अगर हम देखें इसकी लोकेशन कि ये होती कहां है, तो लोकेशन डेफिनेटली, क्योंकि सेल दो तरह का है, एनिमल का और प्लांट का, तो हमें देखना है कि ये कहां पर होती है। इन केस ऑफ एनिमल सेल्स, इन एनिमल याद रखिएगा ये होती है हमारे पास आउटर मोस्ट। लेकिन अगर मैं बात करूं विद रिस्पेक्ट टू प्लांट सेल, तो याद रखिएगा ये है आफ्टर सेल वॉल। तो जो प्लांट का सबसे बाहर वाला स्ट्रक्चर होता है वो सेल वॉल होती है, और उसके बाद नंबर किसका आता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। जबकि एनिमल के केस में जो सबसे बाहर होती है वो कौन सी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आइए जी जरा हम नेक्स्ट इसकी कॉम्पोजिशन की तरफ चलते हैं। तो कॉम्पोजिशन में इसकी जो चीजें हैं मेन, उनकी परसेंटेज आपको एग्जैक्ट आनी चाहिए, भूलनी नहीं चाहिए। आइए जी कौन कौन सी चीज यहां पे शामिल है। नंबर 1 इज लिपिड, इसके अंदर होती है। नंबर 2 इज प्रोटीन, इसके अंदर होती है। नंबर 3 इज कार्बोहाइड्रेट, इसके अंदर होती है। और जो है थोड़ी मिकदार में कोलेस्ट्रॉल होता है, विच इज द पार्ट ऑफ लिपिड, तो इसलिए मैंने उसे सेपरेट नहीं लिखा। आइए जरा लिपिड की तरफ चलते हैं। तो लिपिड हमारे पास होती है जी 20 to 40%, और हमारे पास जो प्रोटीन होती है वो होती है 60 to 80%, और जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट होती है वो होती है इन स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन। अब यहां पे मैं आपको बताता चलूं कि कार्बोहाइड्रेट जब भी हमें डिस्कस करना है तो हमें पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में होगा। तो स्टूडेंट, कार्बोहाइड्रेट प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस के ऊपर दो फॉर्म में होता है। या तो वो होगा ग्लाइकोलिपिड की फॉर्म में, ग्लाइकोलिपिड स्टैंड्स फॉर जिसमें वो लिपिड के साथ अटैच होगा, या वो होगा किस फॉर्म में, ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्म में, यानी जिससे वो क्या होगा जी, प्रोटीन के साथ अटैच होगा। सो कार्बोहाइड्रेट हमारे पास दो फॉर्म में होगा, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन, और मोस्टली क्या होते हैं, सेल की सरफेस के ऊपर होते हैं। और नेक्स्ट जो हमारे
पास रह गया लिपिड और प्रोटीन। तो एमसीक्यू का पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है, जो लिपिड है इसके अंदर एक इसकी आपकी पता होगा एक कोलेस्ट्रॉल भी होता है, कोलेस्ट्रॉल जो इसकी क्लासिफिकेशन में आता है। तो लिपिड का एक पार्ट है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ होता है हमारे पास यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ये प्रोकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन में नहीं होता। तो ये एमसीक्यू भी बन सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओनली प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। तो आपको मालूम होना चाहिए कि कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो यूकैरियोटिक सेल में होता है, वो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता। तो ये हमारे पास जो थे वो कॉम्पोजिशन में ये चीजें शामिल हैं। आइए जरा देखते हैं ये चीजें किस तरह अरेंज होती हैं ताकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक प्रॉपर क्या बन सके, स्ट्रक्चर बन सके। यानी कि अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आइए जी स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। स्ट्रक्चर में जो फर्स्ट हमें डिस्कस करना होगा वो है जी यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। और जो दूसरा हमें डिस्कस करना होगा वो होगा हमारे पास फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये जो है वो चीजें हमें यहां पे क्या करनी है, डिस्कस करनी है। द फर्स्ट वन इज यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। अब यूनिट मेम्ब्रेन बड़ा प्रिमिटिव मॉडल था, बहुत पुराना मॉडल है। अब इस मॉडल के मुताबिक हमारे पास क्या होगा, दो क्या होती हैं जी, प्रोटीन्स की लेयर होंगी। ये मेरे पास जो मैंने ब्लू कलर की बनाई ये है जी प्रोटीन जो कि है आउटर, ये है प्रोटीन सॉरी ये है जी मेरे पास आउटर प्रोटीन और ये मेरे पास क्या होगी, इनर प्रोटीन। तो ये दो प्रोटीन्स की मेरे पास क्या है जी, लेयर्स हैं। और इन प्रोटीन्स के अंदर जो है वो लिपिड बायलेयर होगी, यानी दो लेयर्स की क्या होगी, लिपिड होगी। इस तरह का स्ट्रक्चर जो था वो फर्स्ट टाइम बताया गया बाय द यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। अब याद रखिएगा ये जो लिपिड बायलेयर मैं यहां पे बना रहा हूं ये बाय नेचर जो होगी वो हाइड्रोफोबिक होगी और ये आउटर और इनर में जो मुझे प्रोटीन दिखाई दे रही है ये हाइड्रोफिलिक बाय नेचर होगी। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखने चाहिए कि जो प्रोटीन है वो हाइड्रोफिलिक है और जो लिपिड है वो आपके पास क्या है, हाइड्रोफोबिक। अब स्टूडेंट याद रखिएगा अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल प्रोटीन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है। आउटर साइड पे प्रोटीन थ्रू आउट चलेगी, इनर साइड पे प्रोटीन थ्रू आउट चलेगी। आउटर प्रोटीन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को फेस कर रही है और इनर प्रोटीन जो है वो साइटोप्लाज्म को फेस कर रही है और दोनों के दरमियान में बिल्कुल क्या नजर आ रहा है आपको, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान में यहां पे दो प्रोटीन के दरमियान आपको नजर आ रहा है जी लिपिड। और ये बिल्कुल जो मॉडल है वो सैंडविच से रिजेंबल कर रहा है, इसलिए इसे सैंडविच मॉडल भी कहते हैं कि प्रोटीन जो है वो सैंडविच की तरह जो है वो दो लिपिड्स की लेयर को क्या किए हुए है, अपने अंदर कंटेन किए हुए है। तो ये पहला जो था वो मॉडल था। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम जब ज्यादा जो था वो ऑब्जर्व किया गया विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो पता चला ये जो है वो इतना ठीक नहीं है। तो ठीक कौन सा था, आइए जो ठीक है उस तरफ चलते हैं। ठीक है जी, हमारे पास फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या कहता है, ये कहता है जी प्रोटीन इज एम्बेडेड, प्रोटीन इज एम्बेडेड बिटवीन लिपिड बायलेयर्स, लिपिड बायलेयर्स यानी दो लिपिड्स की लेयर्स के दरमियान प्रोटीन एम्बेडेड होती है ना कि कॉन्टिन्यूअस होती है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं प्रोटीन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। तो ये बात आपको याद रखनी है। पहले वाला कह रहा था प्रोटीन कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन अब की बार ये जो कह रहा है वो कह रहा है प्रोटीन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, बल्कि क्या है जी, प्रोटीन इज एम्बेडेड बिटवीन लिपिड बायलेयर जस्ट लाइक अ मोज़ेक मैनर। अब जरा चेक कीजिएगा, मैं कहता हूं यहां पे मेरे पास ये मैं बना रहा हूं जी लिपिड बायलेयर। ये लिपिड बायलेयर के मॉलिक्यूल्स मैं आपके सामने स्केच कर रहा हूं। ये लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आइडेंटिफाई करने के लिए इसके अंदर ये देखिए जी यहाँ करके ये मैंने एम्बेडेड कर दी क्या, प्रोटीन। फिर इसी तरह कॉन्टिन्यूस मैनर में क्या चलेगी, कॉन्टिन्यूस मैनर में फिर चल रही है लिपिड और फिर कहीं जाके क्या हो जाएगी, एम्बेडेड हो जाएगी प्रोटीन। फिर क्या है जी मेरे पास, कॉन्टिन्यूस मैनर में चल रही है लिपिड, कहीं जाके एम्बेडेड हो जाएगी क्या, प्रोटीन। तो इस तरह लगातार लिपिड कॉन्टिन्यूस मैनर में चलती रहती है और वहां पे मुख्तलिफ
डिस्टेंस के साथ, रेगुलर इंटरवल्स के साथ क्या होती है जी, प्रोटीन एम्बेडेड होती है। अब यहां पे ये जो मैंने रेड वाली बनाई ये है प्रोटीन, तो चेक कर लीजिए एम्बेडेड है। ये जो मैंने बनाई ये मेरे पास है लिपिड। ये जो मैंने सरफेस पे बनाई ये भी मेरे पास क्या है, ये भी मेरे पास है जी प्रोटीन। अब मैंने कहा कोलेस्ट्रॉल भी होती है, तो पॉइंट आपको याद रखना है, कोलेस्ट्रॉल क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में होगी, ये प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होती। और ये एमसीक्यू भी है, तो यहां पे मैं यहां पे स्केच कर देता हूं। ये लीजिए, ये यहां पे इस तरह करके जो आपको नजर आ रही है वो हमारे पास क्या है जी, कोलेस्ट्रॉल है। और स्टूडेंट याद रखिएगा, कोलेस्ट्रॉल का काम होता है रिड्यूस दी फ्लूइडिटी, रिड्यूस दी फ्लूइडिटी, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो अपीयरेंस है वो है फ्लूइड बाय नेचर। चेक कर लीजिए फ्लूइड क्यों कहा गया, क्योंकि लिपिड की जो अपीयरेंस है वो फ्लूइड बाय नेचर है। जब फ्लूइड बाय नेचर है तो इस वजह से फ्लूइडिटी कहीं ज्यादा ना हो जाए, दरमियान में कोलेस्ट्रॉल आता है जो कि फ्लूइडिटी को क्या करता है, डिक्रीज करता है, ताकि एक प्रॉपर शेप क्या रहे, मेंटेन रहे। और कोलेस्ट्रॉल सिर्फ और सिर्फ किन में है, यूकैरियोटिक सेल के केस में है। ओके जी, ये हो गई। अब कौन सा पोर्शन रह गया हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट। तो ब्लैक में मैं कार्बोहाइड्रेट मेंशन कर रहा हूं। सपोज कीजिए यहां पे मैंने लिपिड के साथ अटैच कर दिया, तो ये मेरे पास जो है ये कार्बोहाइड्रेट है, मैं प्रोटीन से जोड़ रहा हूं, ये मेरे पास कार्बोहाइड्रेट है। तो याद रखिएगा जो लिपिड के साथ अटैच है वो होगा आपके पास ग्लाइकोलिपिड, और जो प्रोटीन के साथ अटैच है वो आपके पास क्या होगा, ग्लाइकोप्रोटीन होगा। तो इस तरह जो है वो इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक। आइए जरा हम इसके फंक्शन की तरफ चलते हैं। तो फंक्शन में मैं बताऊंगा आपको विद रिस्पेक्ट टू ईच पार्ट। तो स्टूडेंट इस तरह हमारे पास स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, कॉम्पोजिशन भी कंप्लीट हो गई। आइए जी जरा हम नेक्स्ट चलते हैं फंक्शंस की तरफ। तो फंक्शंस आपने जरा गौर से पढ़ने हैं और ये मैं बताऊंगा विद रिस्पेक्ट टू ईच कंपोनेंट। आइए जी, जो पहला कंपोनेंट था मेरे पास वो कौन सा था, लिपिड। तो आइए जरा लिपिड की बेस पे फंक्शन पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट जो लिपिड हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन में है, याद रखिएगा वो फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फोलिपिड। तो ये बात आपको याद रहनी चाहिए, ये फॉस्फोलिपिड है। तो ये आपका एमसीक्यू का पॉइंट है, ये आपको याद रहना चाहिए। और कौन सी वाली लिपिड शामिल है, तो याद रखिएगा उसका भी एक स्पेसिफिक नेम है, वो है जी फॉस्फोटाइडिल कॉलिन। ये मोस्ट फेमिलियर फॉस्फोलिपिड है जो कि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होती है और उसकी कॉम्पोजिशन में इन्वॉल्व है। अब ये जो फॉस्फोलिपिड है इंशाल्लाह बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल यूनिट 2 के अंदर ये बताएंगे फॉस्फोटाइडिल कॉलिन क्या होता है। अभी सिर्फ आप ये याद रखिए कि ये लिपिड में फॉस्फोलिपिड के अंदर आती है। तो जरा इसकी शेप तो देखते हैं ये कैसी होती है। तो बेटा बार बार हम बना रहे थे ऐसा एक स्ट्रक्चर, ये देखिए जी ऐसा एक स्ट्रक्चर बना रहे थे, ये वाला, ये आपके पास क्या होती है, फॉस्फोलिपिड होती है। तो याद रखिएगा ये वाला जो पोर्शन है इसे हेड बोलते हैं और ये वाला जो पोर्शन है इसे टेल बोलते हैं। जो हमारे पास हेड है याद रखिएगा ये विद रिस्पेक्ट टू कैरेक्टरिस्टिक्स होता है पोलर, यानी कि हाइड्रोफिलिक। और ये जो मेरे पास टेल है ये होती है नॉन पोलर, यानी कि हाइड्रोफोबिक। तो हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक मैं नहीं लिख रहा, आपको याद खुद ही रखना है। अब ये जो नॉन पोलर है टेल, ये बनी किससे है, तो याद रखिएगा टेल के अंदर शामिल होते हैं फैटी एसिड्स। तो ये भी आपको याद रखना है कि टेल के अंदर क्या शामिल है, फैटी एसिड। जबकि हेड के अंदर क्या शामिल है, हेड के अंदर शामिल होता है जी ग्लिसरोल और साथ शामिल होता है जी फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, और साथ नाइट्रोजन बेस होती है जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में इंशाल्लाह आपको क्लियर करेंगे। अभी सिर्फ ये आपको याद होना चाहिए हेड में क्या है, ग्लिसरोल और फॉस्फोरिक एसिड, और जबकि टेल में क्या शामिल है, फैटी एसिड। अब जरा गौर कीजिए, मैंने एक बिल्कुल स्ट्रेट बनाई, एक में थोड़ा सा बेंड किया। अब स्ट्रेट का मतलब ये होता है, बिल्कुल स्ट्रेट का मतलब कि यहां पे जो मेरे पास फैटी एसिड है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड है। सो S.F स्टैंड्स फॉर सैचुरेटेड, और जो मैंने कर्व डाला है इस कर्व का मतलब है कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। सो
कर्व का मतलब सैचुरेटेड यहां पे नहीं बल्कि अनसैचुरेटेड है। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का आपको डिफरेंस पता होगा, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड वाला। तो ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। तो मेजर पोर्शन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कौन सा है? मेजर पोर्शन है हमारे पास नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक। तो एमसीक्यू का पॉइंट याद रखिएगा, ये जो नॉन पोलर है ये क्या करता है? यही तो अट्रैक्ट कर रहा होता है प्रोटीन को जो एम्बेडेड होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। तो ये भी आपको एमसीक्यू से पूछा जा सकता है कि प्रोटीन विच इज एम्बेडेड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन अट्रैक्टेड बाय हेड ऑफ द फॉस्फोलिपिड, टेल ऑफ द फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल ऑफ द लिपिड। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये होगा टेल ऑफ द फॉस्फोलिपिड। अब जरा चेक कीजिए, पोलर मेजर है, पोलर जो इसका हेड है, और टेल जो है वो इसकी क्या है? नॉन पोलर। तो मेजर हिस्सा इसका नॉन पोलर है। सो इस बिहाफ पे ये ज्यादातर अट्रैक्ट करता है किन चीजों को? जो नॉन पोलर होंगी, और ये रिजेक्ट करता है उन चीजों को जो क्या होंगी? पोलर। तो फंक्शंस में आपको ये याद रखना है, नंबर 1 ये क्या करेगा? अलाउ ओनली नॉन पोलर सब्सटेंसेस। ये नॉन पोलर सब्सटेंसेस को क्या करेगा? अलाउ करेगा। और उनमें भी क्या शामिल है? लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस, लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस। सपोज कीजिए आपको यहां पे एक एमसीक्यू बना के दे दे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन इजीली क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नीचे आपको ऑप्शन दे दे कि जी इंसुलिन है, बीटा आपको ऑप्शन दे दे टेस्टोस्टेरोन है, चार्ली आपको ऑप्शन दे दे जी ग्लाइकोलिपिड है, डेल्टा आपको ऑप्शन दे दे कोई आयनिक सब्सटेंस है। तो याद रखिएगा टेस्टोस्टेरोन बाय नेचर स्टीरॉयड होती है और स्टीरॉयड लिपिड के अंदर आती है। तो लिपिड सब्सटेंस आसानी से इसमें से क्या हो जाएंगी? क्रॉस हो जाएंगी। तो ये लिपिड सॉल्युबल को आसानी से क्या होने देता है? क्रॉस होने देता है। तो किनको क्रॉस नहीं होने देता? डू नॉट अलाउ पोलर सब्सटेंसेस, यानी वाटर लवर सब्सटेंसेस को अलाउ नहीं करेगा। डू नॉट अलाउ आयोनिक सब्सटेंसेस, आयनिक सब्सटेंसेस को अलाउ नहीं करेगा। मीन आयॉन्स को इसमें से ये अपने में से पास आउट होने नहीं देगा। तो ये तो विद रिस्पेक्ट टू लिपिड हमारे पास फंक्शन क्या हो गया? क्लियर हो गया। आइए जी, एक चीज हमारे पास क्या थी? कोलेस्ट्रॉल थी, जो मैंने आपको बताई कि जी सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में है, और मैंने आपको इसका फंक्शन भी बता दिया था। फिर यहां पे लिख रहा हूं, इसका फंक्शन था डिक्रीज द फ्लूइडिटी, डिक्रीज द फ्लूइडिटी। ये फ्लूइडिटी को क्या करता है? कम करता है, ताकि जो है वो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जो है वो बन सके। ओके जी, अब ये काम हो गया कोलेस्ट्रॉल का काम। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, तीसरा पार्ट जो था वो हमारे पास कौन सा था? प्रोटीन। तो जी प्रोटीन का फंक्शन आपको क्लियरली पता होना चाहिए। याद रखिएगा, प्रोटीन मेरे पास किस फॉर्म में थी? मैंने कहा था प्रोटीन मेरे पास एम्बेडेड फॉर्म में थी। तो ये मेरे पास एम्बेडेड फॉर्म में थी। जब एम्बेडेड फॉर्म में थी तो कौन कौन सी प्रोटीन्स हो सकती हैं? याद रखिएगा स्टूडेंट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमारे पास 2 तरह की प्रोटीन्स होती हैं। अब ये आपने बड़े गौर से बातें सुननी है। एक मेरे पास होगी एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, और एक मेरे पास होती है इंट्रिंसिक प्रोटीन। अब एक्सट्रिंसिक प्रोटीन क्या होती है? वो जो कि क्या होती है? एट सरफेस लेवल, जो कि सरफेस लेवल पे हो सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है ऑन इनर और आउटर साइड। ये इनर साइड में भी हो सकती है, आउटर साइड। और इंट्रिंसिक प्रोटीन क्या होंगी? विच आर एम्बेडेड। तो जो लिपिड बायलेयर में क्या होती हैं? एम्बेडेड होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक। याद रखिएगा, जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होती हैं ये हमारे पास जो हैं वो क्या करती हैं? एक्ट्स एज एंजाइम या रिसेप्टर। आप अक्सर बातें बोलते हो कि जी चीज जो है वो सेल की सरफेस पे रिसेप्टर के साथ अटैच होगी, या जैसे आपने याद हो आपको, आपने एसिटाइल कोलिन जो था वो पढ़ा था, जब वो रिलीज होता है न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे, तो हम कहते थे जी प्री से निकलकर पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के रिसेप्टर पे अटैच होगा। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस के ऊपर जो रिसेप्टर होते हैं, अक्सर उनमें क्या होती हैं? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होती हैं, और कभी कभी ये एंजाइम का भी काम करती हैं। लेकिन जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है ये क्या करती हैं? बात आपने गौर से सुननी है। मेक चैनल्स
या तो ये चैनल्स बनाती हैं या मेक कैरियर प्रोटीन्स। तो यहां ये क्या करती हैं, कैरियर प्रोटीन्स बना रही होती हैं। तो इस तरह हमारे पास इंट्रिंसिक प्रोटीन जो है वो कैरियर प्रोटीन और चैनल प्रोटीन बना रही हैं, जबकि जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है वो मेरे पास क्या कर रही है, एंजाइम और रिसेप्टर बना रही है। अब ये थोड़ा बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है, एक्सट्रिंसिक कहां पे है, इंट्रिंसिक कहां पे है। तो अगर आपको अभी थोड़ी देर पहले हमने एक स्ट्रक्चर बना के दिखाया था, उस स्ट्रक्चर को मैं दोबारा स्केच आपके सामने कर रहा हूं, गौर से देख लीजिएगा। यहां पे मैं जो बना रहा हूं ये प्रोटीन मैंने एम्बेडेड बना दी आपके सामने, उसके बाद फिर मैंने कॉन्टिन्यूअस मैनर में लिपिड बनाना शुरू कर दी और अचानक मैंने यहां पे इस तरह करके क्या कर दी जी, एक और प्रोटीन एम्बेडेड कर दी। इस तरह मैं कॉन्टिन्यूअस मैनर में लिपिड ऐड करता जा रहा हूं। फिर थोड़े वक्फे के बाद मैंने क्या किया, ऊपर वाली जानिब ये देखिए जी एक प्रोटीन ऐड कर दी। तो ये स्ट्रक्चर आप पीछे देख चुके हैं। अब याद रखिएगा ये वाली जो मेम्ब्रेन आपको नजर आ रही है, ये वाली जो प्रोटीन आपको नजर आ रही है, ये आपके पास है इंट्रिंसिक प्रोटीन, जो टोटली आपको थ्रू आउट क्रॉस करती हुई नजर आ रही है। जबकि ये जो सरफेस लेवल पे है, ऊपर वाली सरफेस के ऊपर या नीचे वाली सरफेस के ऊपर, ये मेरे पास क्या होती है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स होती हैं। तो मैंने कहा ये दो काम करती हैं, कौन सा, ये मेक चैनल्स और मेक कैरियर। आइए जरा इनकी तरफ चलते हैं, मेक चैनल्स और मेक कैरियर। लेकिन इससे पहले कि ओवरऑल अगर प्रोटीन को देखें तो क्या काम करेगी, याद रखिएगा प्रोटीन जो है वो मेजर जो दरमियान वाला प्रोटीन का पोर्शन होगा वो यहां पे वो वाले अमाइनो एसिड होंगे जो कि क्या है, हाइड्रोफिलिक। प्रोटीन ज्यादातर क्या होती हैं, हाइड्रोफिलिक होती हैं। तो दरमियान वाला जो हिस्सा है प्रोटीन्स का वो ज्यादातर वो होगा जहां हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड अरेंज होंगे और एक स्पेसिफिक क्या बनाएंगे, पाथवे बनाएंगे। जब पाथवे बनाएंगे तो ये जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है ये क्या करेगी, ये करेगी अलाउ टू पास सब्सटेंसेस। तो ये सब्सटेंस को पास होने देगी, उनका एक स्पेसिफिक पाथवे बनाएगी। अब कौन कौन सी सब्सटेंस पास हो सकती हैं, याद रखिएगा पोलर सब्सटेंसेस। अब पोलर यहां पे क्रॉस नहीं हो रही थी, यहां पोलर क्रॉस हो सकती हैं, यानी वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस और आयनिक सब्सटेंसेस आसानी से क्रॉस हो सकती हैं। आयोन्स वगैरह सेल के अंदर जाने वो यहां से क्रॉस हो जाएंगे। एक और चीज याद रखिएगा, यहां पे कौन सी और चीज जो है, याद रखिएगा वाटर यहां पे इजीली क्रॉस हो जाता है, CO2 क्रॉस हो जाती है और O2 इजीली क्रॉस हो जाती है। ये इजीली क्रॉस हो जाती है क्योंकि इनके जो साइज हैं वो क्या होते हैं, छोटे होते हैं। लेकिन अगर एक बड़ी सब्सटेंस है वो क्रॉस नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर उसकी जरूरत है सेल के अंदर तो तब प्रोटीन इन्वॉल्व होगी, जो कि क्या होगी, इंट्रिंसिक प्रोटीन इन्वॉल्व होगी, जो उस बड़ी सब्सटेंस को या पोलर सब्सटेंस को या आयनिक सब्सटेंस को अंदर ले जाने में क्या होगी, इन्वॉल्व होगी। तो मैंने कहा यहां पे कौन इन्वॉल्व थे, चैनल प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन। तो आइए जरा उस तरफ चलते हैं। एक तरफ मैंने कहा क्या था, चैनल्स प्रोटीन जो कि इंट्रिंसिक के ही आगे पार्ट है, और एक तरफ मेरे पास क्या है जी, कैरियर प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन। तो अब इन तीन प्रोटीन्स के अंदर, दो प्रोटीन्स के अंदर क्या क्या है, जो चैनल प्रोटीन होती हैं ये क्या करती हैं, मेक अ पाथवे, मेक अ पाथवे। इन्होंने एक स्पेसिफिक पाथवे बनाया है, चीजें क्रॉस हो रही हैं। जैसे यहां पे सपोज कीजिए मैं कहता हूं यहां दरमियान में पाथवे है, चीजें आ जा रही हैं। आपने एग्जांपल सुनी होगी सोडियम गेट्स की, सोडियम गेट्स या चैनल। आपने सुना होगा पोटाशियम गेट्स या चैनल। तो वो आसानी के साथ प्रोटीन चैनल जो है वो क्या कर रहा है, चीजों को अलाउ कर रहा है। और याद रखिएगा ये काम करता है मोस्टली पैसिव मैनर में, पैसिव मैनर में, मीन फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन आसानी से चीजें गुजर जाती हैं विदाउट यूजिंग एनर्जी। जबकि जो कैरियर प्रोटीन है इनमें क्या होगा, ये एक स्पेसिफिक पाथवे नहीं बना रही होती, ये होती है ओपन फ्रॉम वन एंड क्लोज फ्रॉम अदर। एक साइड से तो ये खुली होंगी, दूसरी साइड से ये क्या होंगी, बंद होंगी। सपोज कीजिए मैं कहता हूं जी यहां पे इस तरह करके प्रोटीन है, आगे चीज अटैच होगी तो यहां से ये खुल जाएगी तो नीचे से बंद हो जाएगी। अब वो चीज नीचे आएगी, यहां पे टच होगी तो फिर ऊपर से बंद होगी, नीचे से खुल जाएगी। तो इस तरह ये स्पेसिफिक ओपनिंग और क्लोजिंग करके चीजों को अलाउ करती है कि वो क्या कर सके, गुजर सके। और यहां पे भी याद रखिएगा कौन कौन सी हो सकती है,
एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी हो सकती है और पैसिव ट्रांसपोर्ट भी हो सकती है। और जब पैसिव ट्रांसपोर्ट है तो याद रखिएगा इसमें होती है फैसिलेटेड डिफ्यूजन। ये एमसीक्यू है आपके लिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व इन फैसिलेटेड डिफ्यूजन। तो आपको याद रहना चाहिए जो कैरियर प्रोटीन्स हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। और एक्टिव में आपने बड़ी एक मशहूर एग्जांपल पढ़ी थी आपके उसके अंदर, जब नर्व इंपल को आप ट्रांसमिट कर रहे थे, उसे आपने कहा था सोडियम पोटाशियम पंप। तो आपको याद होगा वो एक साइड से खुलता था और सोडियम पोटाशियम को दूसरी साइड पे खोल के दूसरी साइड पे लेके जाता था। तो वो एक साइड से खुलता था, एक साइड से बंद, फिर एक साइड से खुलता था, फिर एक साइड से बंद। तो वो जो पंप है, वो पंप याद रखिएगा वो एक्टिव मैकेनिज्म पे चल रहे होते हैं। ये भी आपके पास एक क्या है, एमसीक्यू। अब कौन कौन सी चीजें प्रोटीन गुजार रही है वो भी आपने पढ़ ली। आइए जरा बात करते हैं आखिरी पार्ट की, जो कि हमारे पास था कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट आपने पढ़ा वो किस फॉर्म में था, ग्लाइकोलिपिड की फॉर्म में और ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्म में। तो स्टूडेंट ये जो था हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन, इसका काम जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो होता है एंडोसाइटोसिस का काम करना। एंडोसाइटोसिस का काम करना। अब एंडोसाइटोसिस क्या होती है? एंडोसाइटोसिस स्टैंड्स फॉर टू इंगल्फ any substance by enfolding प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अपने आप को इनफोल्ड करके बाहर से किसी चीज को अंदर लेके जाना, ये क्या कहलाता है? एंडोसाइटोसिस कहलाता है। और याद रखिएगा जब एंडोसाइटोसिस होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी चीज को अंदर लेके जा रही है तो सराउंडिंग से उसे क्या करेगी, इंगल्फ करने के लिए मेम्ब्रेन उसकी सराउंडिंग में प्रॉपर मैनर में क्या करेगी, अरेंज करेगी। तो जब अरेंज करेगी, सपोज ये है, मैं कहता हूं जी यहां पे उसने अरेंज करना शुरू किया, करते 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 इस तरह करके वो उसको अंदर ले आई। तो अंदर करके ये देखें जी चीज को मेम्ब्रेन अंदर ले आई। तो इसकी प्रॉब्लम ये होती है कि एंडोसाइटोसिस जब भी होगी मेम्ब्रेन डिक्रीज होगी। तो ये आपके पास नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आपसे पूछा जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व इन द डिक्रीमेंट या टू डिक्रीज द मेम्ब्रेन। तो डिक्रीज करने में किसका रोल होता है? एंडोसाइटोसिस का। और एंडोसाइटोसिस भी आपको याद रहना चाहिए दो तरह का होगा। कौन कौन सा? नंबर वन, एंडोसाइटोसिस हमारे पास दो तरह का है। नंबर वन, फैगोसाइटोसिस, नंबर टू, पिनोसाइटोसिस। ये दो हमारे पास इसके जो है वो टाइप्स बनती हैं। अगर मैं एंडोसाइटोसिस में चलूं तो एंडोसाइटोसिस की दो टाइप में, फैगो मीन टू इंगल्फ सॉलिड। और याद रखिएगा ये जो सॉलिड को इंगल्फ कर रहा है इसे सेल ईटिंग भी बोलते हैं। और ये किस बुनियाद पे हो रही है? ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन की बिहाफ पे। जैसे ही कोई चीज उसको टच करेगी, और यहां पे मेरे पास है टू इंगल्फ लिक्विड। तो स्टूडेंट याद रखिएगा ये होता है सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस, यानी सेल किसी चीज को ड्रिंक कर रहा है, इनटेक कर रहा है। तो एंडोसाइटोसिस जो है वो हमारे पास एग्जांपल्स हैं कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन की। एक होता है एक्सोसाइटोसिस में क्या होगा? कंटेंट को बाहर रिमूव किया जाता है। याद रखिएगा जब एंडोसाइटोसिस होगी प्लाज्मा में कमी आएगी, जब एक्सोसाइटोसिस होगी तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इजाफा होता है, उसकी रिपेयरिंग हो जाती है। तो इस तरह यहां पर जो थे वो विद रिस्पेक्ट टू ईच कंपोनेंट हमने क्या किए, फंक्शन डिस्कस कर लिए। और इसमें आपको मालूम रहना चाहिए कि जब भी वर्ड आएगा एक्टिव तो एनर्जी यूज होगी, जब भी वर्ड आएगा पैसिव फैसिलिटेटेड एनर्जी यूज नहीं होगी। अगर एक एमसीक्यूज आ जाए, मैं बोलता हूं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व इन द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कौन सी चीज इन्वॉल्व है? आप नीचे मैकेनिज्म आपको दे देता है, मुख्तलिफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन दे देता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट दे देता है, एंडोसाइटोसिस या एंडोसाइटोसिस दे देता है आपको, और साथ डेल्टा में कोई और चीज दे देता है। तो याद रखिएगा जो एंडोसाइटोसिस है वो भी बाय नेचर एक्टिव है, इसमें एनर्जी यूज होती है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी एनर्जी यूज करेंगे, और एंडोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, ये सारे जो है वो भी क्या करते हैं, एनर्जी को
को प्रॉपर मैनर में यूज करते हैं। तो इस तरह हमारे पास जो था वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोनेंट खत्म हुआ, जिसमें मैंने हर एक का फंक्शन आपको डिटेल में डिस्कस कर दिया। आइए जी नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो स्टूडेंट याद रखिएगा जो मेरे पास यहां पे मैंने वर्ड लिखा है एंडो, एंडो स्टैंड्स फॉर इनसाइड, एंडो स्टैंड्स फॉर इनसाइड, प्लाज्मिक स्टैंड्स फॉर साइटोप्लाज्म, रेटिकुलम स्टैंड्स फॉर चैनल्स। तो इसका मतलब यह हुआ कि मुझे डेफिनेशन ही बताई जा रही है इस लाइन के अंदर कि ये क्या है, चैनल्स ऑफ नेटवर्क, या नेटवर्क ऑफ चैनल्स ज्यादा बेहतर है, नेटवर्क ऑफ चैनल्स विद इन साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के अंदर जो चैनल्स होंगे, जो पाथवे होंगे, उनके सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब स्टूडेंट याद रखिएगा मैंने कहा इन साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म कहां होता है, साइटोप्लाज्म कहते हैं जी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर स्टार्ट हो गया और न्यूक्लियर इन्वेलप से पहले पहले खत्म हो गया, यानी उसकी बाउंड्री है फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो बिल्कुल इसी तरह इसकी भी एक्सटेंशन क्या होगी, ये होगी जी एक्सटेंड from plasma membrane to न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक जो नेटवर्क ऑफ चैनल हमारे पास चलेगा उसे हम क्या बोलेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब मैंने यहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात की, तो सपोज कीजिए मैं यहां पे न्यूक्लियस बना रहा हूं, ये न्यूक्लियस के मेरे पास छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें आप न्यूक्लियर पोर कहते हो। तो ये मेरे पास न्यूक्लियस का एक हाफ पोर्शन है। तो स्टूडेंट यहां पर क्या होगा, इसके साथ पोर्स के साथ इस तरह करके नेटवर्क आपको नजर आ रहा है विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसे हम क्या बोलते हैं, ईआर बोलते हैं। अब ईआर में मैंने कहा ये छोटी छोटी क्या होती हैं जी, सैक्स होती हैं। तो याद रखिएगा ईच सैक नाउन एज, ईच चैनल, ईच सैक नाउन एज सिस्टर्नी, जिसके अंदर स्पेसिफिक कंटेंट होगा ताकि मेटाबॉलिज्म किया जाए। अगर हम इन सिस्टर्नीज की मॉर्फोलॉजी देखें तो विद रिस्पेक्ट टू मॉर्फोलॉजी ये हमारे पास दो तरह की अपीयरेंस देंगी, एक जिन्हें आप बोलते हो SER और एक जिसे आप बोलोगे RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ का क्या है जी, बेसिकली कॉन्सेप्ट ये होता है जी ग्रैनुलर, यानी दानेदार। अब ये ग्रैनुलर क्यों होगा, बेसिकली यहां पे होंगे राइबोसोम्स प्रेजेंट। राइबोसोम्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। सबको मालूम है राइबोसोम्स का काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये होंगे जी यहां पे हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस यहां पे हो रही होगी। जब यहां पे प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होगी तो ये हमारे पास प्रोटीन की फैक्ट्री हो गया। जो प्रोटीन बनी है, जितना हिस्सा सेल के अंदर यूज करना है तो वो सेल के अंदर रख लिया जाएगा, अगर प्रोटीन सेल से बाहर भेजनी है तो उसे सेल से बाहर भेज दिया जाएगा। जबकि जो आपके पास SER है ये होगा नॉन ग्रैनुलर। जब ये नॉन ग्रैनुलर होगा तो इसका मतलब इसमें राइबोसोम्स नहीं होंगे। जब इसमें राइबोसोम नहीं होंगे तो अपीयरेंस क्या देगा, बड़ी स्मूथ। अब उस स्मूथ वाले के फंक्शन आपको आने चाहिए, एमसीक्यूज में आ चुके हैं, पास पेपर में अगर आप देख लीजिए एमडी कैट के तो इसके 4-5 फंक्शन है वो आपको याद रखने हैं। नंबर 1 लिपिड मेटाबॉलिज्म, लिपिड मेटाबॉलिज्म। देखिए जी यहां पे मैं अगर आपको एमसीक्यूज बना दूं, आपको एमसीक्यूज आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SER, के फॉलोइंग सेल्स हैं उनमें से सबसे ज्यादा SER किस में है। अल्फा ऑप्शन आपको दे दे कि जी पैंक्रियास सेल है, बीटा ऑप्शन आपके पास दे दे कि जी सपोज कीजिए वो आपके पास लीवर के सेल है, चार्ली ऑप्शन आपके पास दे दे कि मसल्स के सेल्स हैं, डेल्टा ऑप्शन आपके पास दे दे एडिपोज टिश्यू के सेल्स हैं। तो एडिपोज टिश्यू के सेल क्योंकि उनका काम क्या होता है, फैट से रिलेटेड होता है। तो ये बातें कॉन्सेप्चुअल आपको याद रहनी चाहिए। सो खैर हमने कहा जी लिपिड मेटाबॉलिज्म करेगा और क्या करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट देगा, इसकी बिहाफ पे एक प्रॉपर सपोर्ट मिली होगी, साथ ही साथ डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ
टॉक्सिक सब्सटेंसेस। तो यहां पे एक और एमसीक्यूज बन सकता है। आपने सेकंड ईयर में पढ़ा था कि जो हमारे पास होता है लीवर, वो डिटॉक्सिफिकेशन करता है, तो इसका मतलब उसके अंदर SER बहुत ज्यादा होंगे। याद रखिएगा, हेल्प इन मसल कॉन्ट्रैक्शन, इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब किस तरह मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है स्टूडेंट, आपको याद होगा जब आपने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्शन मसल की, तो वहां पे आपने पढ़ा था कि कैल्शियम आयन इन्वॉल्व होते हैं। कैल्शियम आयन जितने ज्यादा होंगे मसल कॉन्ट्रैक्शन उतनी ज्यादा, कैल्शियम आयन जितने कम होंगे मसल कॉन्ट्रैक्शन उतनी कम होगी। तो असल में वो जो मसल कॉन्ट्रैक्शन का रोल है वो कैल्शियम से रिलेटेड है। तो कैल्शियम का जो रेजर्वायर था आपने पढ़ा था सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम, यानी एंडोप्लाज्म रेटिकुलम किसका, उसका मसल्स का। वो बाय नेचर क्या होता है, स्मूथ जो है वो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है, जो कैल्शियम वगैरह को वहां पे क्या कर रहा होता है, स्टोर कर रहा होता है। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स में ये इन्वॉल्व होता है, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल, और साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट करना चीजों को। सो ट्रांसपोर्ट ऑफ मैनी सब्सटेंसेस, उनमें भी जो है वो SER का अच्छा खासा क्या होता है, रोल होता है। तो आपको हर फंक्शन अच्छे तरीके से याद रहना चाहिए। तो इस तरह हमारे पास एंडोप्लाज्म रेटिकुलम कंप्लीट हुआ। आइए जी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। राइबोसोम। राइबोसोम डिस्कवर्ड बाय पैलेड, डिस्कवर्ड बाय पैलेड 1955, पैलेड, ठीक है जी। और राइबोसोम जो है टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, या तो ये अटैच होंगे विद RER, या फिर ये क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म में फ्री स्टेट में होते हैं। और अगर हम इनकी कॉम्पोजिशन देखें तो स्टूडेंट राइबोसोम के अंदर हमारे पास दो मेन चीजें होती हैं। ये मेरे पास राइबोसोम है, तो राइबोसोम में मेरे पास दो चीजें होंगी, एक तो होगा 50% RNA और 50% क्या होगी जी, प्रोटीन होगी। तो यहां पे ये बात आपको याद रखनी है कि जो RNA होगा वो कौन सा होगा, राइबोसोमल RNA होगा। अब देखिए जरा, यहां पे मेरे पास RNA है और प्रोटीन है, दोनों है, तो इसी बिहाफ पर इसको हम बोलते हैं राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल। तो ये बात आपको याद रखनी है कि वाई राइबोसोम नाउन एज राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ RNA एज वेल एज प्रोटीन। ओके, तो ये था राइबोसोम। अगर हम राइबोसोम के अंदर फर्दर चलें तो याद रखिएगा, राइबोसोम में हमारे पास दो सब यूनिट्स होते हैं, राइबोसोम्स सब यूनिट्स। तो दो सब यूनिट से मिलकर बनता है। अब जो बातें करने जा रहा हूं, MD कैट का पेपर जितने मर्जी सालों का निकाल लीजिए, भरा पड़ा है, हर साल इसमें से बात लाजमी पूछी जाती है कि वो दो सब यूनिट कौन से हैं। एक स्टूडेंट होता है लार्जर सब यूनिट और एक होता है स्मॉलर सब यूनिट। जो लार्जर सब यूनिट है वो होता है जी 60S 40F इन केस ऑफ यूकैरियोट, और मिलता है, दोनों आपस में मिलते हैं तो बनता क्या है जी 80S। S स्टैंड्स फॉर स्वेडबर्ग, जो कि सेंट्रीफ्यूगेशनल यूनिट है। स्टूडेंट अक्सर परेशान होते हैं जी 60 और 40 मिलके 100 क्यों नहीं हुआ, 80 क्यों रह गया, 20 वेस्ट हो गया होगा। तो स्टूडेंट हम सेंट्रीफ्यूगेशन की बात करें, जब दोनों आपस में अटैच होंगे तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होंगे, जिसकी वजह से डेंसिटी में क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। लॉस्ट यहाँ पे कुछ नहीं होता, सिर्फ ओवरलैपिंग की वजह से डेंसिटी में चेंज आ गया। तो 80S, तो यूकैरियोटिक राइबोसोम 80S वाला, ये आपको याद रखना है। और आपके पास 50S लार्जर सब यूनिट, 30S स्मॉलर सब यूनिट, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं 70S। और ये है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट, और ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन इस साल का भी पेपर जो पिछला आया है, लास्ट पास पेपर, उसको भी उठा के देख लीजिए, तो इसी में से बात पूछी हुई है, लार्जर सब यूनिट कौन सा है, प्रोकैरियोट का या यूकैरियोट का। तो आपको मालूम होना चाहिए, दोनों जुड़ेंगे तभी जाके आपके पास क्या बनता है, राइबोसोम बनता है। तो दोनों को जोड़ने में काम कौन करता है, मैग्नीशियम आयन। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है कि दोनों सब यूनिट को जोड़ता कौन है, मैग्नीशियम आयन जोड़ता है। तब जाके ये आपके पास क्या बनते हैं, एक मैच्योर, ये मेरे पास लार्जर सब यूनिट, ये मेरे पास स्मॉलर सब यूनिट। तो अब मेरे पास आकर
ये एक मैच्योर क्या बन गया, राइबोसोम बन गया। अब राइबोसोम का काम क्या होता है, बड़ी दफा आपने पढ़ा, ये प्रोटीन फैक्ट्री है, यानी कि प्रोटीन की जो फॉर्मेशन है वो काम करना इसका काम है। और स्टूडेंट याद रखिएगा, राइबोसोम इटसेल्फ खुद कहां बनते हैं, तो बाय न्यूक्लियोलस। Nucleolus is the factory of the ribosome while ribosome is the factory of the protein। तो ये बातें आपको याद रहनी चाहिए। अब क्या होता है, कभी कभी ऐसा है प्रोकैरियोट के केस में, जब प्रोटीन बनानी है तो जो mRNA होता है उसकी लाइफ बड़ी शॉर्ट होती है, तो उस वक्त एक पॉलीसोम का कॉन्सेप्ट चलता है। वो क्या है, ये देखिए जी, ये मेरे पास जो है वो mRNA है, mRNA है, मैसेंजर RNA, जिसमें प्रोटीन बनाने की क्या होती है, इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे लार्जर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट, लार्जर स्मॉलर, लार्जर स्मॉलर, लार्जर स्मॉलर इन्वॉल्व होते हैं, और इन्वॉल्व होके यहाँ से क्या बनाना शुरू कर देते हैं, प्रोटीन बनाना शुरू कर देते हैं। अब इसको हम बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं पॉलीसोम। वन mRNA अटैच विद मैनी राइबोसोम। जबकि इस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इस फंक्शन को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। तो वो कौन करता है जी, राइबोसोम करता है। इस तरह ये स्ट्रक्चर भी आपके पास कंप्लीट हुआ। आइए जी, नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, द लास्ट वन ऑफ दिस लेक्चर, वो होगा जी गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस। अब स्टूडेंट, गोल्जी अपैरेटस क्या होता है, याद रखिएगा, गोल्जी अपैरेटस, गोल्जी बॉडी, इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। नंबर 1 है क्या जी, स्टैक ऑफ फ्लैटेंड सैक। स्टैक कहते हैं जी ढेर को, ढेर को, सैक्स कहते हैं थैलियों को। तो फ्लैटन यानी पिचकी हुई थैलियां होती हैं और एक दूसरे के ऊपर पड़ी होती हैं, उससे जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है उसे आप क्या बोलते हो, गोल्जी अपैरेटस बोलते हो। अब जरा यहां पे बात आपने गौर से सुननी है। ये मेरे पास एक जो है वो क्या है जी, सैक। ये मेरे पास एक और क्या है जी, सैक। ये देखिए जी, मैं फ्लैटेंड बना रहा हूं, पिचकी हुई है, ये मैं फ्लैटेंड सैक का क्या कर रहा हूं जी, स्ट्रक्चर बना रहा हूं। ये मैंने बनाया आपके पास डिफरेंट सैक्स। याद रखिएगा, ईच सैक, ये जो एक सैक है, हर सैक को हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी। ठीक है जी। और याद रखिएगा, पीछे जो आपने पढ़ा एंडोप्लाज्मिक रेडियल कॉलम, उसमें भी क्या थे, सिस्टर्नीज। यहाँ पे भी क्या है, सिस्टर्नीज। तो गोल्जी अपैरेटस में ये जो हर एक सैक है, हर एक सैक को हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी बोलते हैं। तो हर एक सिस्टर्नी, अब ये जो सारा सिस्टर्नी का कलेक्शन आपको नजर आ रहा है, इसे गोल्जी बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, गोल्जी बॉडी। ये जो सिस्टर्नीज का सैक है, और याद रखिएगा ये 5 से लेकर 8 तक क्या होती हैं, सैक्स होती हैं। सारी आपस में क्या होती हैं, इंटरकनेक्टेड होती हैं। अगर मैं गोल्जी अपैरेटस के फेजेस में आऊं, फेजेस, तो याद रखिएगा इसके 2 फेज होते हैं, नंबर 1, नंबर 2। द फर्स्ट वन इज फॉर्मिंग फेज। अब ये क्या होता है, नंबर 2 इज मैच्योरिंग फेज। फॉर्मिंग फेज और मैच्योरिंग फेज। अब जरा ये बातें आपने गौर से सुननी है। जो फॉर्मिंग फेज होता है, आल्सो कॉल्ड सिस फेज, ये बात आपको याद रखनी है, सिस फेज। और ये होता क्या है, वेयर न्यू सिस्टर्नीज आर फॉर्म्ड, जहां से नई सिस्टर्नीज बनती हैं। क्या मतलब स्टूडेंट, असल में होता यह है कि यहां पे आपके पास ई आर जो है वो रफ वाला वो प्रोटीन बना रहा है, स्मूथ वाला लिपिड की मेटाबॉलिज्म कर रहा है। तो वो क्या करते हैं, छोटे छोटे बड बनाकर भेजते हैं
टुवर्ड्स गोल्जी अपरेटस। अब क्या होता है, ये बर्ड्स आके आपस में फ्यूज होते हैं और फ्यूज होकर एक सैक बनाते हैं, सिस्टर्नी बनाते हैं। वो सिस्टर्नी यहां ऐड हो जाती है। तो जिस जगह से क्या होते हैं, वेजिकल आके अटैच हो रहे हैं, ये बर्ड आके अटैच हो रहे हैं, वो वाली जगह है फॉर्मिंग फेस। और याद रखिएगा ये होती है इसकी आउटर सरफेस और ये होती है कन्वेक्स शेप की। और यहां पे ये मटेरियल रिसीव करता है किसका, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहा है और वो अनप्रोसेस्ड मटेरियल होता है जिसे बॉडी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक क्या करना है, प्रोसेस्ड करना है। जबकि मैच्योरिंग फेज क्या होगा, वेयर सिस्टर्नी ब्रोकन डाउन, जहां पे सिस्टर्नी को क्या कर दिया जाएगा, ब्रेक कर दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पे बनेंगे गोल्जी वेजिकल। तो स्टूडेंट असल में होता यह है, कंटेंट यहां से आ रहा है जो लिपिड हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, यहां आके वो एक सिस्टर्नी बनाएगा, पहली सिस्टर्नी से फ्यूज हो जाएगी। अब ये वाला हिस्सा आपके पास है फॉर्मिंग फेस या सिस फेस, क्योंकि यहां पे सिस्टर्नी बन रही है। अब कंटेंट एक सिस्टर्नी से दूसरी को, दूसरी से तीसरी को, तीसरी से चौथी को आगे आगे ट्रांसफर किया जाएगा। हर सिस्टर्नी के अंदर स्पेसिफिक मेटाबॉलिज्म होता है, बॉडी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो क्या करेगा, कंपाउंड की मैन्युफैक्चरिंग करेगा, बॉडी के मुताबिक वो मॉडिफिकेशन करेगा और फाइनल प्रोडक्ट बना के लास्ट सिस्टर्नी में से उसको क्या किया जाएगा, छोटी छोटी पैकिंग में रिलीज किया जाएगा। ये जो छोटी छोटी पैकिंग है उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं गोल्जी वेजिकल्स बोलते हैं। अब ये जो छोटी छोटी पैकिंग है जिन्हें हम गोल्जी वेजिकल्स बोल रहे हैं, जब इनको भी ऐड कर दिया जाता है गोल्जी बॉडी के अंदर, नाउ इट विल बी कंसीडर्ड एज गोल्जी अपरेटस। सो गोल्जी अपरेटस इज इक्वल टू गोल्जी बॉडीज प्लस ये जो आपके पास गोल्जी वेजिकल है। अब यहां अनप्रोसेस्ड मटेरियल था, तो यहां पे क्या होगा, कंटेन प्रोसेस्ड मटेरियल, कंटेन प्रोसेस्ड मटेरियल। और वो प्रोसेस मटेरियल क्या हो सकता है, डेफिनेटली वो बाय नेचर प्योर प्रोटीन हो सकती है, वो आपके पास ग्लाइको प्रोटीन हो सकती है, वो आपके पास ग्लाइको लिपिड हो सकती है, वो लिपोप्रोटीन हो सकती है, यानी जिन्हें आप कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल कहते हो। ये वाली फाइनल बना के भेजना इस मैच्योरिंग फेज का काम होता है। और याद रखिएगा, जैसे इसका दूसरा नाम था सिस, इसका दूसरा नाम होता है ट्रांस। ये जो था वो कन्वेक्स था, तो ये जो होता है वो कनकेव होता है। इसके पास अनप्रोसेस्ड मटेरियल है, इसके पास प्रोसेस्ड मटेरियल है। तो अगर आप एक प्रॉपर फंक्शन देखें तो इसका प्रॉपर फंक्शन क्या है, इसका प्रॉपर फंक्शन है टू रिसीव, मॉडिफाई या प्रोसेसिंग, रिसीव करना, मॉडिफिकेशन करना, प्रोसेसिंग करना, प्रोसेसिंग एंड फाइनली क्या करना, पैकिंग करना। इसका काम है। जितनी भी आपकी बॉडी में सिक्रीशंस होती हैं, ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन बाय नेचर होती हैं, मोस्टली ग्लाइकोप्रोटीन बाय नेचर, वो सिक्रीशन सारी बना के कौन दे रहा होता है, गोल्जी अपरेटस दे रहा होता है। आपकी बुक में एक एग्जांपल है जी, पैंक्रियाज, पैंक्रियाटिक जूस भेजता है, उसमें लाइपेज होता है, अमाइलेज होता है, ट्रिप्सिन होता है, वो सारे के सारे असल में कौन बना रहा था, गोल्जी अपरेटस। अब किस तरह बना रहा था, असल में कंटेंट था राइबोसोम से ईआर के पास आया। अब ईआर वो कंटेंट भेजता है गोल्जी अपरेटस के पास और गोल्जी अपरेटस फिर उसकी क्या करता है, गोल्जी बॉडी के पास, और वो इसकी क्या करता है, गोल्जी वेजिकल की फॉर्म में पैकिंग करके रिलीज करता है। इस तरह उनके जो है वो क्या होती हैं जी, पाथवे जो है वो हमारे पास सिक्रीशंस का वो इस तरह का होता है। इससे पीछे आप राइबोसोम भी लिख सकते हैं कि राइबोसोम जो है वो भी तो बना के दे रहा होता है प्रोटीन वगैरह। तो इस तरह ये जो गोल्जी अपरेटस है इसका फंक्शन हमारे पास कंप्लीट हुआ। इससे रिलेटेड कोई एमसीक्यूज आपसे पूछा जा सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ गोल्जी अपरेटस। डिफरेंट तरह के सेल आपको दे देगा, आपने ढूंढना उनमें से कौन सा सेल है जो ग्लैंडुलर सेल है। जो ग्लैंडुलर सेल्स होगा डेफिनेटली उसके अंदर गोल्जी अपरेटस भी सबसे क्या होंगे, ज्यादा होंगे। और इसका बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन लिपोप्रोटीन बनाना, ये भी इसका काम होता है। खैर, तो ये जो था वो इसकी समरी
कंप्लीट हुई। तो आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ, इजाज़त दीजिए, थैंक यू वेरी मच।